दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल माने एचडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे आगे की वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बी ऑप्शन सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सी अपने सामाजिक मानदंड बनाना। और डी समाज में बड़ों का सम्मान करना। दोस्तों सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई बालक सामाजिक प्रत्याशाओं और मापदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। अतः इससे शिक्षा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि सामाजिकरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा वो ऑप्शन पहला दोस्तों है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट है निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है शिक्षक विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। वी उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। सी पढ़ाने की उत्सुकता। और डी धैर्य और लगन। दोस्तों धैर्य और लगन एक प्राथमिक शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन डी दोस्तों हो जाएगा धैर्य और लगन। नेक्स्ट दोस्तों नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों मेरा प्रिय मित्र। वी मेरा पड़ोस। सी मेरा परिवार। और डी मेरा विद्यालय। दोस्तों नर्सरी कक्षा का बालक सबसे अधिक अपने परिवार के सदस्यों से घनिष्ठ होता है। अतः मेरा परिवार विषय वस्तु नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों है मेरा परिवार। नेक्स्ट दोस्तों है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है संबंधित प्रेरक चरण। वी पूर्व संक्रियात्मक चरण। सी मूर्त संक्रियात्मक चरण। और डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। दोस्तों संवेदी प्रेरक चरण के अंतिम दौर में बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है तथा उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करने लगता है जो सीधे तौर पर दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन पहला दोस्तों है संवेदिक प्रेरक चरण। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुगम कर्ता की होनी चाहिए, पथ प्रदर्शक की होनी चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन पहला हो जाएगा सुगम कर्ता की। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो है सुगम कर्ता की होनी चाहिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो पहला है चढ़ना। वी फुदकना। सी दौड़ना। और डी लिखना। दोस्तों लिखना एक प्रकार का सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन डी दोस्तों हो जाएगा लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण जो है लिखना है। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। नेक्स्ट एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन सीखने की तत्परता। वी सक्रिय भागीदारी। सी अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन। और डी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षिका अपने आप प्रश्न के उत्तर नहीं देकर विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन वी सक्रिय भागीदारी। और अगला दोस्तों है एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा। दोस्तों जो आईक्यू का निकालने का फार्मूला दोस्तों है वो दोस्तों है MA/CA × 100। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी मानसिक आयु दोस्तों है वो दोस्तों है 12 और वास्तविक आयु दोस्तों 10 वर्ष है, गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग काट देंगे, 0 से 0 कट गया तो 12.120 जो आईक्यू दोस्तों निकल के वो 120 निकल के आएगी। अगला है समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। 20 सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। सी सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल।
डी सामान्य बच्चों में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। दोस्तों सामान्य बच्चों में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल की व्यवस्था समेकित शिक्षा की ओर इशारा करती है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों जाएगा, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। नेक्स्ट दोस्तों है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, वी आदर्श रूप से बर्ताव कर, सी महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, डी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। दोस्तों किसी शिक्षक के चरित्र तथा स्वभाव का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों पर पड़ता है। यदि वह शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करें तो स्पष्टता विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर में दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, आदर्श रूप से बर्ताव कर सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है एक शिक्षक के द्वारा। अगला शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है। तो पहला शिक्षार्थी के समाजीकरण प्रक्रिया, वी शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार धारा की नीति, सी पारिवारिक की आर्थिक स्थिति, डी बालक का लालन पालन। दोस्तों विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई विचारधारा नीति के परिणामस्वरूप शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन बी दोस्तों हो जाएगा, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार की नीति। और अगला दोस्तों है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। दोस्तों कक्षा 1 के बच्चों में भाषा कौशलों का विकास जिस क्रम में होना चाहिए दोस्तों वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यह दोस्तों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो पहला केवल आनुवंशिकता का, वी पालन पोषण और शिक्षा का, सी आनुवंशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का और डी केवल वातावरण का। दोस्तों मानव व्यक्तित्व जो है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। और जहां एक और आनुवंशिकता हमें विकसित करने की क्षमताएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया मानव व्यक्तित्व का ही परिणाम है। अगला है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, पहला है अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, वी मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, सी पढ़कर शीघ्र सीखते हैं और डी लिखकर शीघ्र सीखते हैं। दोस्तों कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चे जो है मूर्त अनुभवों से ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो है मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अगला शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षकों को, पहला है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, डी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अधिगम हेतु विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों है। नेक्स्ट है प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। तो पहला है वे कैसे सीखते हैं, वी शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता और डी सीखने की अनुपस्थिति। दोस्तों शिक्षार्थियों की त्रुटियां इस ओर इशारा करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, वे कैसे सीखते हैं। अगला है एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और बाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो ये किससे ग्रस्त होगा। तो पहला दोस्तों है शब्द जम्बलिंग विकार, वी है डिसलेक्सिया, सी डिसलेक्सिया और डी दोस्तों है डिसमोरफीमिया। दोस्तों एक डिसलेक्सिया पठन संबंधी एक ऐसा विकार है जिससे ग्रस्त बच्चा जो है कुछ अक्षरों जैसे डी एवं बी आदि में जो है अंतर नहीं कर पाता है और जिस कारण उसे सा और बास एवं न्यूक्लियर तथा अनक्लियर आदि शब्दों में जो अंतर करने में परेशानी होती है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों है डिसलेक्सिया, जिसको पठन विकार भी कहा जाता है, पढ़ने में कठिनाई का होना। अगला है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति का नियमित रूप से जांच करें, बी बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, सी बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें और डी दोस्तों बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। दोस्तों बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति के लिए आवश्यक है कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचा जाए तथा साथ साथ जो सुधारात्मक कदम है वो उठाए जाएं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों है।
अगला है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो पहला, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके वी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, सी धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर और डी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल कर उसमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर जो है शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अगला दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए। वी प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। सी अलग से संचालित किया जाना चाहिए। डी अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों के प्रत्येक विषय को रुचिकर बनाने के लिए उनमें संगीत, कहानी, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का जो है ज़्यादा संचालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों हो जाएगा, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। अगला है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता ये दर्शाता है। तो पहला है प्रगतिशील चिंतन, बी वैश्विक प्रवृत्तियां, सी प्रयोजनात्मक उपागम और डी है लैंगिक पूर्वाग्रह। दोस्तों किसी भी प्रतियोगिता में लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है। तो पहला, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया नहीं है। बी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। सी सभी की विकास दर समान नहीं होती है और डी विकास हमेशा रेखीय होता है। दोस्तों किसी व्यक्ति की विकास दर उसकी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षमता एवं उसके सामाजिकरण पर निर्भर करती है तथा सभी व्यक्तियों की विकास दर समान नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। वी दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। सी कक्षा से चला जाए। डी कक्षा में से कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। दोस्तों शिक्षक को अपने शिक्षण विधियों का निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। यदि शिक्षार्थी पाठ में रुचि ना लेते हुए प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी शिक्षण विधियों को बदल दे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण विधि को बदल दे। अगला है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो पहला, सीखने के गतिक क्षेत्र, वी सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, सी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, डी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों आएगा सीखने का गतिक क्षेत्र। और लास्ट दोस्तों है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो पहला, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बी शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, सी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, डी शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में। दोस्तों बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षकों को शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।